हम लोग बस 2-3 मिनट्स में स्टार्ट कर रहे हैं, ताकि ज़रा बच्चे, मैं लिस्ट देख रहा हूँ, जैसे ही अरेंज वो आ जाए सारे तो फिर स्टार्ट कर रहे हैं। सही है। विद इन आप लोगों को वॉइस क्लियर है? वॉइस आ रही है आप लोगों को? व्हाट्सएप पे मुझे रिप्लाई करें कि वॉइस आप लोगों की क्लियर है। एक आध मिनट वेट कर रहा हूँ मैं, क्योंकि आप वेट स्टूडेंट्स आ रहे हैं, इसलिए स्टार्ट कर रहा हूँ बस। ओके जी, स्टार्ट कर रहे हैं। स्टैंडर्ड का नाम है IS-23 बोरोइंग कॉस्ट। IS-23 बोरोइंग कॉस्ट
बोरोइंग कॉस्ट का मतलब फंड्स बोरो करने की कॉस्ट। तो फंड्स बोरो करने की कॉस्ट को बोलते हैं हम इंटरेस्ट। क्या कहते हैं? इंटरेस्ट। देखो आपके सामने लिखा होगा कॉस्ट ऑफ बोरिंग फंड्स मींस इंटरेस्ट। तो ये इंटरेस्ट से रिलेटेड आई से इंटरेस्ट सूद से रिलेटेड। अब इंटरेस्ट की डेफिनेशन क्या है आप लोगों ने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ी थी। फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में आपने याद होगा कि जब हम लोन लेते थे, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में जब हम लोन लेते थे तो उसमें बहुत सारी चीजें इंटरेस्ट के साथ पीएल में जाती थी। याद करो, इशू कॉस्ट भी पीएल में जाती थी, डिस्काउंट भी नाम का डिस्काउंट था, हकीकत में वो भी इंटरेस्ट ही था। रिडेम्पशन प्रीमियम भी नाम का रिडेम्पशन प्रीमियम था, हकीकत में वो भी इंटरेस्ट ही था। याद है? और फिजिकल इंटरेस्ट तो होता ही इंटरेस्ट है। तो अगर अब मैं यहाँ इंटरेस्ट बोलूंगा ना, तो इंटरेस्ट से मुराद EIR। EIR का मतलब याद है? इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, सही है। तो अगर हम यहाँ अब इस IS में जहां भी इंटरेस्ट की बात करेंगे ना, इस IS में जहां भी इंटरेस्ट की बात करेंगे, जहां भी इंटरेस्ट की बात करेंगे, तो इसका मतलब ये सब चीजें उसमें शामिल हैं। डिस्काउंट भी शामिल है, रिडेम्पशन प्रीमियम भी शामिल है, फिजिकल इंटरेस्ट भी शामिल है। यानी हकीकत में ये सब चीजें मिला के इंटरेस्ट बनती है। ठीक है, याद है? हमने फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट में पढ़ा भी था। तो इंटरेस्ट से मुराद ये सब चीजें हैं। इंटरेस्ट से मुराद ये सब चीजें हैं। अब जरा सोचें, आप लोगों ने बचपन से पढ़ा हुआ है, जब से आप लोग अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, कि हम कभी भी लोन लेते थे तो इंटरेस्ट कॉस्ट पीएल में जाती थी। हम जब भी लोन लेते थे तो इंटरेस्ट कॉस्ट पीएल में जाती थी। ये एंट्री बनती थी, देखो, इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। हम सब ने बचपन से ये पढ़ा हुआ है कि जब भी हम लोन लेते थे, हम कभी भी लोन लेते थे, तो लोन का जो इंटरेस्ट है वो एक्सपेंस होता था, याद है? और उसकी एंट्री ये बनती थी, क्या बनती थी? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। IS 23 वो वाहिद IS है, IS 23 वो वाहिद IS है जो ये कहता है कि अगर आप लोन ले रहे हो तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो सकता है, यानी इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। यानी इन अदर वर्ड्स, ये देखो, इधर देखो, आज से पहले आप लोग एंट्री क्या बनाते थे? इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट। इंटरेस्ट एक्सपेंस डेबिट और कैश क्रेडिट, यानी लोन का इंटरेस्ट हमेशा एक्सपेंस होता था। ये वाहिद IS है जो आपको ये अलाउ करता है कि आप इंटरेस्ट कॉस्ट को कैपिटलाइज कर लो, यानी इंटरेस्ट कॉस्ट को एसेट रिकॉर्ड कर लो। देखो, ये इसकी एंट्री बन जाएगी। अब जब आप इंटरेस्ट पे करोगे ना, तो ये एंट्री बनेगी एसेट डेबिट और कैश क्रेडिट। तो बच्चे ने फौरन से सोचना शुरू किया, थिंकिंग प्रोसेस स्टार्ट किया। बच्चे ने कहा ऑब्वियस सी बात है, इसने ऐसे तो नहीं बोला होगा, कोई ना कोई वजह होगी या कोई ना कोई रीजंस होंगी, कोई ना कोई शरायत होंगी। जी बिल्कुल। तो IS 23 क्या कहता है? पढ़ो, देखो मैं सब लिखा हुआ है, आराम आराम से पढ़ो। IS 23 इज द ओनली स्टैंडर्ड अलाउज टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट कॉस्ट। कैपिटलाइज का मतलब मींस टू रिकॉर्ड एसेट। अब लेकिन कब अलाउ करता है वो उसकी शर्त देख लो, ये इसकी शर्त है। बट ओनली अलाउज अस टू कैपिटलाइज इंटरेस्ट इफ वी हैव टेकन लोन टू मेक और कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट। अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लोन लिया है, अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लोन लिया है, तो फिर लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। अगर हमने क्वालिफाइंग एसेट को बनाने के लिए लोन लिया है, तो लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। लोन का इंटरेस्ट क्या होगा? कैपिटलाइज होगा। बच्चे ने कहा सर आपने नया नाम यूज किया, क्वालिफाइंग एसेट। अब ये तो बता दें क्वालिफाइंग एसेट है क्या। तो पढ़ो, क्वालिफाइंग एसेट व्हाट, देखो नाउ क्वेश्चन इज व्हाट इज क्वालिफाइंग एसेट? which takes substantial period of time to complete, एक ऐसा एसिड जिसको बनाने में, कंस्ट्रक्ट करने में, कंप्लीट करने में एक सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। नॉर्मली IS की बुक में लिखा हुआ है सब्सटेंशियल पीरियड का मतलब 1 ईयर। 1 ईयर, 1 साल के करीब करीब, 1 साल के करीब करीब। तो हर वो एसिड जिसको बनाने में कम से कम 1 साल लग रहा है ना, तो बेटा ऐसे एसिड के लिए अगर आपने लोन लिया, ऐसे एसिड को बनाने के लिए, ऐसे एसेट को कंस्ट्रक्ट करने के लिए अगर आपने लोन लिया है, तो ऐसे लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो जाएगा। यानी फिर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा, फिर वो इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। फिर वो इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं होगा, फिर वो इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड हो जाएगा। ओके, सही। तो अब मैं अपनी बात को आराम से रिपीट करता हूं, देखो क्या है। इस IS का नाम है बोरिंग कॉस्ट। बोरिंग कॉस्ट का मतलब फंड्स बोरो करने की कॉस्ट, यानी सूद, इंटरेस्ट। इंटरेस्ट के मीनिंग मैंने आपको बता दिया, ये चारों चीजें इंटरेस्ट की डेफिनेशन में दाखिल है। फिर मैंने पुराने दौर की बात बताई कि पहले दौर में इंटरेस्ट हमेशा हम एक्सपेंस, हम लोग ने बचपन से आज तक यही पढ़ा है कि इंटरेस्ट एक्सपेंस है, सही है। लेकिन ये वाहिद IS है, ये वाहिद IS है जो आपको इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करना अलाउ करता है। इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज करना अलाउ करता है, नहीं इंटरेस्ट कॉस्ट को एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ करता है। लेकिन शर्त क्या है? कि आपने लोन लिया हो टू बाय और कंस्ट्रक्ट अ क्वालिफाइंग एसेट। एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया हो। अब क्वालिफाइंग एसेट क्या होता है? विच टेक्स
which takes substantial period of time to complete, say 1 year, यानी जिसको कंप्लीट होने में 1 साल लगे। अब बच्चे ने कहा सर जी काइंडली कोई एग्जांपल है क्वालिफाइंग एसिड की, कोई मिसालें? जी बिल्कुल, ये रही, ये 3 मिसालें मैंने आपके सामने रखी। कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग या कंस्ट्रक्शन ऑफ मशीन, मैं कोई अपने लिए मैं अपनी कोई फैक्ट्री कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, अपने के लिए कोई बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ, तो बेटा बिल्डिंग्स फैक्ट्रीज वगैरह कंस्ट्रक्ट होने में साल तो आराम से निकल जाता है, 2-2 3-3 साल लग जाते हैं। हाँ, मैं अपने लिए कोई मशीन कंस्ट्रक्ट कर रहा हूँ तो भी इतना टाइम लगेगा। सेकंड एग्जांपल याद करो, आप लोगों ने अपनी लाइफ में IAS 38 पढ़ा हुआ है, आप लोगों ने अपनी लाइफ में IAS 38 पढ़ा हुआ है। IAS 38 में याद है डेवलपमेंट कॉस्ट के जो प्रोजेक्ट होते थे, रिसर्च और डेवलपमेंट याद करो, रिसर्च तो PNL में जाता था अगर आपको याद हो, लेकिन डेवलपमेंट स्टेज याद है? डेवलपमेंट स्टेज में कई बार 1-1 2-2 साल भी लग जाते थे। तो अगर आप कोई प्रोजेक्ट डेवलप कर रहे हो तो वो भी क्वालिफाइंग एसिड है। वो भी क्या है? क्वालिफाइंग एसिड है, क्योंकि उस पे भी मोर देन 1 ईयर लग जाता है। अगर आप कोई इनटेंजिबल एसिड डेवलप कर रहे हो तो वो भी आपका क्वालिफाइंग एसिड है। और मिसाल दूं, मैच्योरिंग इन्वेंटरीज, बेटा कुछ इन्वेंटरीज भी ऐसी होती हैं कि जिनको बनाने में 1 साल या उससे ज्यादा लग जाता है। जैसे कुछ वाइन्स ऐसी होती हैं कि जिनको 2 साल, बाकायदा उनका लिखा हुआ है, उनकी बुक्स में लिखा हुआ है कि उनको 2 साल तक रखना पड़ता है, तब जाके फिर वो आगे आप बेच सकते हो। उनकी यानी उनका जो प्रोडक्शन प्रोसेस है ना, उनको बनाने के लिए 2 साल रखते हैं, एक बॉक्स पर डाल के 2 साल रखना पड़ता है, वुडन बॉक्स होता है उसमें डाल के, सही? तो वो भी क्वालिफाइंग एसिड हो गया, ठीक है? तो अब मैं क्या कह रहा हूँ, ये मैंने क्वालिफाइंग एसिड की मिसालें दी हैं। तो बेटा हर लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, सिर्फ क्वालिफाइंग एसिड के लिए लोन लिया, तो उसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, अब देखो मैं तुम्हें समझाने के लिए मिसालें देता हूं। आज मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट ने एक एसी खरीदा, और उस एसी खरीदने के लिए लोन लिया। सर क्या एसी क्वालिफाइंग एसिड है? ना 1 मिनट में इंस्टॉल हो जाता है। एसी को बनाने में 1 साल थोड़ी लगता है। एसी मिर्चा वाला इंस्टीट्यूट ने खरीदा और 1 मिनट में यूं 2 कीले ठोकेंगे और इंस्टॉल हो जाएगा। तो इसको हमें बनाने में 1 साल तो नहीं लग रहा ना। आज हमें चेयर्स खरीदनी थी, हमने चेयर्स खरीदने के लिए लोन लिया। चेयर्स खरीदने का लोन, ये इसका इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, क्योंकि चेयर्स क्वालिफाइंग एसिड नहीं है। क्यों? चेयर्स आई और एकदम इंस्टॉल हो जाती है, एकदम तैयार होती हैं। तो चेयर्स को हमें मिर्चा वाला को बनाने में 1 साल थोड़ी लग रहा है। तो क्वालिफाइंग एसिड वो एसिड है जिसको बनाने में, जिसको हम कंस्ट्रक्ट करें, जिसको हम बनाएं, तो कम से कम 1 साल लगे, सब्सटेंशियल पीरियड ऑफ टाइम लगे। तो ऐसे एसिड के लिए अगर आपने लोन लिया है, तो उस लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, एसिड रिकॉर्ड होगा, उस लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, सही है? और बाकी सारे इंटरेस्ट एक्सपेंस आउट होते हैं। ओके, तो अभी बस बेसिक ये बात बताइए, देखो ये आपके सामने सब लिखी हुई है। अच्छा मेरी एक अर्ज सुन लें, अगर कोई लिखना चाहे तो लिख ले, ये सब आपके हैंडआउट में भी लिखा हुआ है। और तवज्जो फरमाइए, मैं एंड में आपको ये ईमेल भी कर दूंगा, अगर बोलोगे तो ईमेल कर दूंगा, तो ये सारी जो चीज मेरे पास लिखी हुई है ये आपके पास भी आ जाएगी। तो एज यू विश। सही। अब मेरी बात सुनो, मैं आगे बढ़ रहा हूँ डियर स्टूडेंट्स, आगे बढ़ रहा हूँ। अब देखो भाई, IAS 23 ने बोरोइंग्स को 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया है। अच्छा मेरा मानना ये, मैं ईमेल कर दूंगा, वो ऑप्शन ज्यादा अच्छा रहेगा, सुकून से भी इन्वॉल्व हो। मैं 2-2 3-3 बार रिपीट करके समझाता हूँ, आप लोग समझे पहले। ईमेल कर दूंगा, डरो वरो नहीं। नाउ IAS 23 ने बोरोइंग्स को 2 हेड्स में डिवाइड कर दिया। पहली बोरोइंग्स है वो क्या लिखी हुई है? स्पेसिफिक बोरोइंग्स। कौन सी बोरोइंग है? स्पेसिफिक बोरोइंग्स। क्या मतलब स्पेसिफिक बोरोइंग्स का? मतलब मैंने एक खास क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए लोन लिया है, एक खास क्वालिफाइंग एसिड को बनाने के लिए लोन लिया है, एक लोन लिया है जिस लोन का सिर्फ काम ये है कि उसको क्वालिफाइंग एसिड पे यूज करूंगा और किसी काम में यूज नहीं करूंगा, तो उसको बोलते हैं स्पेसिफिक बोरोइंग। इसको क्या बोलते हैं? स्पेसिफिक बोरोइंग, ठीक है? सर दूसरा नाम क्या है? जनरल बोरोइंग। जनरल बोरोइंग का मतलब क्या बताऊं? आज से 3 साल पहले मैंने 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था, 8% रेट था, इंटरेस्ट रेट। फिर लास्ट ईयर मैंने 7 करोड़ का और लोन लिया, और वो भी अकाउंट में डाल दिए पैसे।
उसका इंटरेस्ट रेट था 7%, ठीक है। तो मेरे अकाउंट में 17 करोड़ रुपए का मैंने लोन लिया हुआ है। अब मैं उन लोन से सारे काम करता हूँ। मैं उन लोन से इन्वेंट्री भी खरीदता हूँ, मैं उन लोन से अपने इलेक्ट्रिसिटी के बिल भी पे करता हूँ, अपने टेलीफोन बिल भी पे करता हूँ, अपने एम्प्लॉइज की वेजेस भी पे करता हूँ, ये सारे काम जनरल पर्पस काम करता हूँ। और कभी कभार उन लोन्स को क्वालिफाइंग एसेट पे भी यूज करता हूँ, कभी कभार उन लोन्स को क्वालिफाइंग एसेट पे भी यूज करता हूँ। हाँ, तो अब इनको बोलेंगे जनरल बोरिंग्स। क्या बोलेंगे? जनरल बोरिंग्स। फिर रिपीट करता हूं, IAS 23 ने बोरिंग्स को दो हेड्स में डिवाइड कर दिया है। नंबर 1 स्पेसिफिक बोरिंग्स और नंबर 2 जनरल बोरिंग्स। नंबर 2 जनरल बोरिंग्स। स्पेसिफिक बोरिंग्स का मतलब आपने लोन लिया है खालिस एक क्वालिफाइंग एसेट के लिए, आपने लोन लिया है प्योर क्वालिफाइंग एसेट के लिए और वो किसी काम में यूज नहीं होगा, सही है, तो इसको स्पेसिफिक बोरिंग बोलते हैं। जनरल बोरिंग्स क्या होती है? क्या आपने लोन लिया है बहुत सारे कामों के लिए, आपने लोन लेके बस रख दिया है, सही, उससे हर काम करते हो, उससे इन्वेंट्री भी खरीदते हो, उससे आप फिक्स एसेट भी खरीदते हो, उससे आप बिजली के बिल, टेलीफोन बिल, वेजेस सब कुछ कर रहे होते हो, और कभी कभार उन पैसों को क्वालिफाइंग एसेट पे भी यूज करते हो। कभी कभार उन पैसों को किस पे यूज करते हो? क्वालिफाइंग एसेट पे भी यूज करते हो। तो ऐसी बोरिंग्स कहलाती है जनरल बोरिंग, सही है। देखो डेफिनेशन लिखी हुई है, आराम से पढ़ लो, आराम से पढ़ लो, 30 सेकंड दे रहा हूं। अब डियर स्टूडेंट, हम शुरू कर रहे हैं स्पेसिफिक बोरिंग से। अभी जनरल बोरिंग में अगले आधे घंटे तक बात नहीं करूंगा, ये इंट्रो था। अब स्पेसिफिक बोरिंग्स यहां से मैं शुरू कर रहा हूं, स्पेसिफिक बोरिंग्स यहां से स्टार्ट कर रहा हूं। चलो बिस्मिल्लाह। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग, ये डब्बा नजर आ रहा है, ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स। ट्रीटमेंट ऑफ स्पेसिफिक बोरिंग्स क्या मतलब? बेटा, क्या चीज आप स्पेसिफिक बोरिंग में कैपिटलाइज करते हो? फॉर एग्जांपल, आपने आज 1 लाख रुपए का लोन लिया है किसी कंस्ट्रक्शन के काम के लिए, आपने 1 लाख रुपए का लोन लिया है कंस्ट्रक्शन के काम के लिए और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। कितना इंटरेस्ट रेट है? 10%, सही है। तो 1 लाख का 10% हो जाएगा 10,000, ये तो आपका टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट आ गई। 1 लाख का 10% कितना हो गया? 10,000 हो गया। फिर मैं बोल रहा हूँ, आपने आज आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, आपको एक बिल्डिंग कंस्ट्रक्ट करनी थी, उसके लिए आपने खास लोन लिया है 1 लाख रुपए का, सही है, ओके। तो आप सबसे पहले टोटल इंटरेस्ट कॉस्ट आपके ऊपर कितनी आएगी? 1 लाख का लोन लिया है, सूद का रेट है 10%, तो 1 लाख का 10% इज 10,000, सही है। तो ये तो टोटल इंटरेस्ट आ गया। अब जरा प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन के काम को सोचो, प्रैक्टिकली कंस्ट्रक्शन के काम को सोचो। इधर देखो, कंस्ट्रक्शन के काम के लिए अगर आपने 1 लाख का लोन लिया तो डे वन पे ही तो थोड़ी 1 लाख रुपए लगा दोगे। प्रोजेक्ट पे डे वन पे 1 लाख रुपए कोई नहीं लगाता, शुरू में 70,000 या 60,000 इतने लगते हैं, नहीं कुछ पैसे लगते हैं ताकि ग्राउंड फ्लोर बनना शुरू हो जाए। तो अब मैंने लोन लिया था 1 लाख और इनिशियली प्रोजेक्ट में मैंने लगाया 70,000 और बाकी कुछ पैसे मुझे 3-4 महीने बाद लगाने थे। तो बाकी जो 30-40 हजार रुपए बच गए थे ना, वो मैं अपने जेब में रख के नहीं बैठूंगा। जो 30-40 हजार रुपए बच गए थे वो मैं अपने जेब में रख के नहीं बैठूंगा, बल्कि याद रखना वो मैं शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दूंगा, मैं उसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दूंगा। इसको बोलते हैं टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। तो अब लेटेस्ट से सुनो, ये जो मैंने शॉर्ट टर्म में इसको लगाए थे ना पैसे, जो मेरे पास फारिग पड़े थे, तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम मेरे पास आ गई 500 रुपए की। कितनी आ गई? 500 रुपए की। अब बिग पिक्चर सोचो, बिग पिक्चर, मुझे बैंक को इंटरेस्ट देना है 10,000 रुपए का और उसी इंटरेस्ट से मैंने 500 रुपए कमा लिए हैं, तो मेरी नेट कॉस्ट कितनी आ गई? मेरी नेट अल्टीमेटली मेरी नेट कॉस्ट इस पूरी कितनी है? 9,500। तो जो मेरी नेट कॉस्ट होगी ना, नेट कॉस्ट, वो नेट कॉस्ट यहाँ कैपिटलाइज हो जाएगी, जो मेरी नेट कॉस्ट होगी वो यहाँ कैपिटलाइज हो जाएगी। तो देखो फॉर्मूला क्या है, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ लोन, यानी जितना भी इस साल का इंटरेस्ट है वो ऊपर लिखना, लेस, देखो एक नाम लिखा है टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। ये टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम कैसे आई? क्योंकि डे वन पे पूरे के पूरे 1 लाख रुपए नहीं लगाए, डे वन पे कंप्लीट 1 लाख नहीं लगाए, बल्कि कुछ पैसे बच गए थे, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के काम में एक साथ पूरा पैसा नहीं लगता, आहिस्ता आहिस्ता लगता है ना। तो जो पैसे बच गए थे वो मैंने शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए, वो मैंने शॉर्ट टर्म में क्या कर दिए? इन्वेस्ट कर दिए, तो वहां से टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आ गई, ठीक है। तो अब सोचो, मेरी 10,000 रुपए की इंटरेस्ट कॉस्ट है और 500 रुपए की टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम है, तो 9,500 की जो बोरिंग कॉस्ट है वो मैं कैपिटलाइज कर लूंगा, वो मैं एसेट कर लूंगा, क्योंकि हकीकत में माय नेट कॉस्ट इज 9,500, इन रियलिटी माय नेट कॉस्ट इज 9,500।
अब इस पर मैं एक एग्जांपल देता हूं, जो मैंने बोला है मैं वापस से बता रहा हूं इस एग्जांपल में। चलो ये देखो, ये एक एग्जांपल आ गई। यू हैव, देखो ये एक एग्जांपल आई, आराम से देखो, ये देखो, यू हैव टेकन लोन ऑफ 1 लाख विथ, ये 10% जो है ना, आई है, देखो ये आई है, आई इज इक्वल टू 10%, इंटरेस्ट रेट है 9% पर एनम। यू हैव टेकन लोन ऑफ $1 lakh with I is equal to 10% फॉर अ क्वालिफाइंग एसेट। देखो याद रहे, क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है तभी IS-23 अप्लाई होगा, क्वालिफाइंग एसेट के लिए लोन लिया है तभी IS-23 अप्लाई होगा, सही। बट इनिशियली द प्रोजेक्ट वांटेड 70,000, आपने लोन लिया 1 लाख का, हाँ, एक क्वालिफाइंग एसेट का मतलब एक स्पेसिफिक एसेट के लिए लोन लिया, तो दिस इज स्पेसिफिक बोरोइंग्स, ठीक है। लेकिन इनिशियली प्रोजेक्ट में सिर्फ 70,000 रुपए लगाए, बाकी 30,000 रुपए कुछ महीने के लिए बचे हुए थे। सो यू, पढ़े देखें, सो यू इन्वेस्टेड रिमेनिंग फंड्स फॉर शॉर्ट टर्म, आपने ऐसे ही उन रिमेनिंग फंड्स को शॉर्ट टर्म में लगा दिया ताकि कुछ मिल जाए, पैसे को जेब में रख के तो नहीं बैठेंगे ना। and you earn and you earn short term temporary income of 800, and you earn short term temporary income of 800, सही। अब आप खुद सोचो, रिक्वायरमेंट में मांग रहा है कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट, कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट, क्वेश्चन को 30 सेकंड दे रहा हूं, फिर एक बार पढ़ लें खुद से, क्वेश्चन को अच्छी तरह पढ़ें। अब देखो कैसे सॉल्व होगा ये। सबसे पहले आपको लिखना है, देखो, इंटरेस्ट कॉस्ट ऑफ लोन, आपने टोटल लोन कितने का लिया था बेटा, 1 लाख का लोन लिया था, टोटल लोन कितने का लिया था, 1 लाख का, और उसका इंटरेस्ट रेट है 10%। ये देखो 1 लाख का 10% होता है बच्चों, ये देखो 10,000, 1 लाख का 10% कितना होता है 10,000, 1 लाख का 10% होता है 10,000, टोटल इंटरेस्ट की कॉस्ट आपको बैंक को ये देनी पड़ेगी। लेकिन ये पूरी आपके ऊपर कॉस्ट नहीं आ रही, क्योंकि आपने जो पैसे बच गए थे वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए, जो पैसे बच गए थे वो शॉर्ट टर्म में क्या कर दिए, इन्वेस्ट कर दिए, और उसकी वजह से आपके शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट इनकम कितनी आई, 800 आई, तो वो उस वजह से आपके अल्टीमेटली कॉस्ट रिड्यूस हो गई, तो आपकी कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आएगी 9,200, आपकी कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी 9,200, कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट इज 9,200, सही। ये देख लें, मैं जरा आपको एक सेकेंड ये देख लो, ये रहा सवाल, आराम से देख लो। टोटल आपका इंटरेस्ट बन रहा था 10,000, लेकिन आपने 800 रुपए तो आपको वापस मिल गए शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम की फॉर्म में, तो योर नेट कॉस्ट इज 9,200, सही। सही। अब जो कुछ मैंने पढ़ा है मैं विद एंट्रीज समझाता हूं। अब देखो, अब मैं इसकी लॉजिक से भी तुम्हें समझाऊंगा, लेकिन थोड़ा सा होश में रहना ताकि तुम एंट्रीज भी सीख जाओ। देखो, मैं इसी सवाल की एंट्रीज बना के तुम्हें समझाता हूं। देखो, सुनो सुनो सुनो, बताओ बताओ, जो मैंने मैनुअली कराया विदाउट एंट्रीज, उसमें हमारा नेट एसेट कितना है, 9,200, 9,200 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, मतलब 9,200 का अल्टीमेटली एसेट बुक होगा, 9,200 का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, इसका मतलब 9,200 का क्या बुक होगा, एसेट बुक होगा। अब सुनो, अब देखो ये एंट्रीज से समझाता हूं। ये मैंने क्या लिखा है, इन पास्ट, यहां लिखा है इन पास्ट का मतलब नो IS-23, यहां IS-23 अप्लाई नहीं हो रहा। देखो, विदाउट IS-23, आज से पहले तुम क्या करते थे, अब देखो मैं लॉजिक दे रहा हूं तुम्हें, आज से पहले जब ये क्वालिफाइंग एसिड वगैरह कुछ नहीं होता था, तुमने ये IS नहीं पढ़ा था, तो तुम कभी भी लोन लेते थे, तुम कभी भी लोन लेते थे तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था ना, याद है, तुम कभी भी लोन लेते थे तो उसका इंटरेस्ट पीएनएल में जाता था, तुम कभी भी लोन लेते थे तो उसका इंटरेस्ट पीएल में जाता था। तो जब लोन का इंटरेस्ट पीएल में जाता था, तो उस लोन से कमाई हुई शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी पीएल में जाती थी। तो देखो नीचे भी पीएल में जाता था, देखो इधर देखो, आज से पहले जब IS-23 तुमने नहीं पढ़ा था, याद करो बेटा अपना पुराना, आज की क्लास से पहले सोच लो, तो कभी भी लोन लेते थे तो उसका इंटरेस्ट एक्सपेंस होता था ना, तो इंटरेस्ट भी पीएल में जाता था और शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी पीएल में, तो मैचिंग हो जाती थी पीएनएल में, पीएनएल पीएनएल मैच हो रहा है, देखो यहां भी पीएनएल, यहां भी पीएनएल, देखो पीएनएल पीएनएल मैच हो रहा है,
लेकिन आज IAS 23 पढ़ने के बाद, अभी जो आपने IAS 23 पढ़ा है उसमें आपने ये पढ़ा है कि अब इंटरेस्ट कॉस्ट कैपिटलाइज होगी। इंटरेस्ट कॉस्ट क्या होगी? तो जब इंटरेस्ट कॉस्ट, ये देखो पीपी में जा रही है, इंटरेस्ट कॉस्ट एसेट रिकॉर्ड हो रही है। जब इंटरेस्ट कॉस्ट एसेट रिकॉर्ड हो रही है, फिर बोल रहा हूं, जब लोन का इंटरेस्ट एसेट रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसी लोन से जो शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम है वो भी एसेट के सामने क्रेडिट होगी, वो भी एसेट के सामने क्रेडिट होगी। तो देखो बेटा, एक बार एसेट 10,000 से डेबिट हो रहा है और एक बार 800 से क्रेडिट हो रहा है, तो अल्टीमेटली 9,200 की पीपी नहीं आ गया? अल्टीमेटली 9,200 का पीपी नहीं आ गया? तो देखो जो काम तुमने, ये देखो जो काम तुमने यहाँ स्टेटमेंट की फॉर्म में किया है, देखो जो काम तुमने स्टेटमेंट की फॉर्म में किया है उसी काम की ये डबल एंट्रीज है। देख लो, जो काम तुमने ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में किया है, नीचे उसी काम की आपकी खिदमत में प्यारे बच्चों डबल एंट्रीज हैं। सही, जो काम ऊपर स्टेटमेंट की फॉर्म में किया था उसकी एंट्रीज ये रही। और ये जो मैंने लेफ्ट पे लिखा हुआ है ना, वो इन पास्ट, वो पहले दौर की बता रहा हूं कि पहले दौर में लोन का इंटरेस्ट भी पीएल में जाता था, लोन का इंटरेस्ट भी पीएल में, तो फिर टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम सब पीएल ही होता था। और आज एसेट है तो दोनों तरफ एसेट आ रहा है। लॉजिक इज मैचिंग, लॉजिक इज मैचिंग। सही। अब मैं जो सवाल कर रहा है इसके जैसा एक और सवाल, एक और सवाल सेकंड, ताकि प्रैक्टिस हो, फिर तीसरा भी कराऊंगा ताकि और प्रैक्टिस हो। अभी हम स्पेसिफिक बोरोइंग पे, जनरल बोरोइंग शुरू भी नहीं किया। अभी हम स्पेसिफिक बोरोइंग पे, जनरल बोरोइंग शुरू भी नहीं किया, प्लीज ख्याल करना। अब सुनो, ये एक और सवाल आ गया, देखो टाइप ऑफ सवाल है पूरा। ऑन 1 जनवरी X6, चलो बेटा बिस्मिल्लाह कर रहे हैं। ऑन 1 जनवरी X6, स्ट्रीम्स कंपनी, हमारी कंपनी का नाम है स्ट्रीम्स कंपनी, बोरोड $1.5 मिलियन। 1.5 मिलियन अपनी जबान में होता है 1500। 1.5 मिलियन होता है अपनी जबान में होता है 1500 टू फाइनेंस दी प्रोडक्शन ऑफ टू, देखो दो स्पेसिफिक एसेट हैं ये रहे, देखो, ऑफ टू एसेट्स बोथ ऑफ विच वर टेक a year to build, both of which were expected to take a year. क्वालिफाइंग एसेट हो गया, क्वालिफाइंग एसेट हो गया, क्वालिफाइंग एसेट हो गया, नहीं समझे बेटा? ये लोन लिया है खास एसेट के लिए और वो एसेट एक एक साल लेंगे, तो ये क्वालिफाइंग एसेट हो गया, तो IAS 23 अप्लाई होगा। अब देखो 1.5 मिलियन मींस 1500, मैं आपको पहले ही कहानी समझाता हूँ। 500 का लोन एसेट ए के लिए लिया है, देखो 500 का जो लोन है वो एसेट ए के लिए लिया है, और बाकी लोन 1000 का एसेट बी के लिए लिया है। सुनो भाई, 500 का लोन एसेट ए के लिए लिया है और बाकी लोन एसेट बी के लिए लिया है, सही है। लेकिन देखो आप सब जानते हैं, पढ़े लिखे हैं, कि डे वन पे सारे पैसे नहीं लगा देते। डे वन पे सारा पैसा नहीं लग जाता, बल्कि कुछ शुरू में थोड़ा पैसा लगाते हैं और फिर बाद में थोड़े पैसे लगाते हैं, और जो पैसे बच जाते हैं उसको टेम्पररी शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अच्छा, अब आप लोग जहन बनाओ, फिर बोल रहा हूं, कोई मसला नहीं, टाइम है हमारे पास। मैंने टोटल 1.5 मिलियन यानी 1500 का लोन लिया है। उस 1500 का लोन में से 500 एसेट ए के लिए लिया है, तो एसेट ए की तरफ देखो अभी, और 500 का लोन लिया है, सही है। एसेट ए के लिए 500 का लोन लिया है। सुने अब देखें, अब क्या कह रहे हैं आपको, द लोन रेट वॉज, लोन रेट का मतलब इंटरेस्ट रेट, आई कितना है 9%, ठीक है। ये देखो, ये देखो, इधर देखो, मैंने सबसे पहले एसेट ए के लिए लोन कितना लिया, 500, और उसका 9%, ये देखो 500 का 9% गालिबन होता है 45। 500 का 9% कितना होता है 45। ये 45 का जो इंटरेस्ट है ना, वो मैंने आपके सामने कैपिटलाइज कर दिया। अब जरा आंखें खोल के देखें, जरा आंखें खोलें, बताओ कब कब लगा है, देखो पढ़ो। द लोन फैसिलिटी वॉज ड्रॉन डाउन एंड इनकर्ड ऑन 1 जनवरी X6, 1 जनवरी को लोन ले लिया था, एंड वॉज यूटिलाइज्ड एज फॉलोज विद द रिमेनिंग फंड्स इन्वेस्टेड टेम्परेरीली। चलो देखो इधर भाई, फर्स्ट मैं एक स्केच भी बना के दिखाता हूं, कोई देखो स्केच, देखो स्केच, ये है 1 जनवरी X6 और ये है 31 दिसंबर X6। देखो बेटा सोचो और देखो भाई, डे वन पे मैंने एसेट ए के लिए 500 का लोन ले लिया था,
डे वन पे एसेट ए के लिए 500 का लोन लिया था, लेकिन उस 500 में से मैंने पहले दिन कितने लगाए, देखो कितने लगाए, 250 रुपए। पहले दिन 250 रुपए लगाए, 500 रुपए में से 250 रुपए लगाए डे वन पे, तो बाकी 250 रुपए जेब में बच गए होंगे? वो जेब में बचे नहीं होंगे, वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। बताओ वो बाकी 250 कब लगाए? देखो वो बाकी 250 लगाए 1 जुलाई 2006 को, बाकी 250 लगाए 1 जुलाई 2006 को, बाकी 250 लगाए 1 जुलाई 2006 को, ऐसा ही है। हाँ, तो 6 महीने तक 250 शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट किया होगा। सोचो बेटा, फिर बोल रहा हूं, एसेट ए के लिए 500 का लोन लिया था, एसेट ए के लिए कितना लोन लिया था? 500 का, और डे वन पे सिर्फ 250 लगा दिए, तो बाकी 250 बच गए होंगे। तो वो 250 अपनी जेब में थोड़ी रखे होंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। और बाकी 250 कब लग रहे हैं देख लो, 1 जुलाई को। तो इसका मतलब 6 महीने तक शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आई होगी। अब जरा क्वेश्चन में आके खोल के पढ़ें, ये पढ़ें, ये लाइन पढ़ें, मैंने हाईलाइट कर दी है। स्ट्रीम्स कंपनी कैन इन्वेस्ट सरप्लस फंड्स एट 7%। कितने पे इन्वेस्ट करेगा ये लोग? 7% पे। तो देखो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल दूं तुम्हें, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम निकाल दूं, ये देखें, ये रही 250 मल्टीप्लाई बाय 7%, और 6 महीने के लिए मिली है तो इंटू 6/12। 250 इंटू 7% इंटू 6/12 मैं कैलकुलेट कर रहा हूं। 250 इंटू 7% इंटू 6/12, 8.75, 8.75, ये आ गई 8.75। देखो यहां देखें, 45 में से 8.75 निकाल दो, 45 में से 8.75 निकाल दो, ये कितना आ जाएगा? 36.25। लो भाई, एसेट ए का तो आंसर आ गया। एसेट ए पर इतना कैपिटलाइज करेंगे, एसेट ए पर इतना कैपिटलाइज करेंगे। एसेट ए का आंसर आपके सामने आ चुका है, एसेट ए पर इतना कैपिटलाइज करेंगे, देख लें। हाँ जी, नजर आ रहा है? देख लो सब बच्चे, देख लें। एसेट ए मैंने कर दिया, बी अभी कर रहा हूं। अब मैं आप लोगों को 2 मिनट दे रहा हूं, जरा बी के लिए आप लोग मुझे करके दें। चलें, जहां भी बैठे हुए वहां बी करके दें, बी करके दें। बी भी ऐसी ही कहानी है, चलो मैं तुम्हें हिंट दे रहा हूं, ऐसा ही कुछ स्टोरी है बी की भी। एसिड बी करके दो बेटा। एसिड बी करके दो। ये देखो, सुने, अब टोटल 1500 का लोन लिया था, टोटल 1500 में से एसेट ए के लिए 1500 का लिया था, टोटल 1500 में से एसेट ए के लिए 500 का लिया था, और बाकी 1000 का लोन लिया होगा एसेट बी के लिए। एसेट बी के लिए, अब देखो मैं इस तरफ लिख रहा हूं, एसेट बी के लिए 1000 का लोन लिया था, लेकिन डे वन पे कितने लगाए? देखो डे वन पे सिर्फ कितने लगाए? 500 लगाए, डे वन पे 500 लगाए, तो 1000 का लोन एसेट बी के लिए लिया था, जिसमें से डे वन पे 500 लगाए, तो बाकी 500 बच गए होंगे। जो 500 बच गए होंगे वो शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे, शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। और बेटा कितने महीने के लिए किए होंगे? बाकी 500 कब लगाए? बाकी 500 लगाए 1 जुलाई को, देख लो यहां लगाए
तो जरा सोच लो, इस बार जो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आएगी वो 500 की आएगी और 6 महीने की आएगी। नहीं समझे? मैं रिपीट कर रहा हूं। एसेट बी के लिए हमने 1000 का लोन लिया है, तो पहले लोन का इंटरेस्ट ऊपर लिखता हूं। देखो पहले लोन का इंटरेस्ट पहली लाइन में 1000 मल्टीप्लाई बाय 9%, तो 900 रुपए आ गए। 1000 मल्टीप्लाई बाय 9%, 900 रुपए आ गए। हाँ, बल्कि 90 है, सॉरी, 1000 का 9% 90 है, सॉरी, 1000 का 9% इज 90। ठीक है, अब आ जाओ इसकी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम निकालते हैं। बेटा 1000 में से 500 तो आपने डे वन पे ही लगा दिए, 1000 में से 500 तो आपने डे वन पे लगा दिए, तो बाकी 500 रुपए जेब में बच गए होंगे। जो 500 रुपए जेब में बच गए होंगे वो जेब में नहीं रखे होंगे बल्कि शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए होंगे। और कितने महीने के लिए किए होंगे? पढ़ लो, देखो क्वेश्चन में 6 महीने के लिए किए हैं। तो टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम 500 रुपए के हिसाब से आएगी और 6 महीने की आएगी। सर टेम्पररी का रेट क्या है? ये देखो 7% का रेट है, यहां लिख रहा हूं। 500 का 7% इंटू 6/12, 500 का 7% इंटू 6/12, देखो करो, ये हो जाएगा 17.5, 17.5। ठीक है, तो अगर 90 में से 17.5 लैक्स करोगे तो 72.5 की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। 72.5 की बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज हो जाएगी। ओके, ये आपके सामने एक क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है। हाँ भाई, बेटा आपके सामने एक क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, देख लें। बोलो जी, बढ़े आगे। आपके सामने क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है, ग्रीन सिग्नल है, स्पेसिफिक बोरोइंग्स पे अभी हम। व्हाट्सएप पे रिप्लाई कर दो भाई, व्हाट्सएप पे बेटा एक रिप्लाई कर दो, ग्रीन सिग्नल। चलो अब मैं आगे बढ़ रहा हूं आपकी जांच से। अब इस आईएएस की थोड़ी और थ्योरी पढ़ाता हूं, इन्वॉल्व होना, मजेदार थ्योरी है, प्लीज 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 प्लीज। देखो ये आईएएस के 3 इश्यूज हैं, ये 3 इश्यूज हैं। देखो मैंने येलो हाइलाइटर यूज किया हुआ है। बेटा एक मसला है, ये ऐसा, सिर्फ सोचो आप लोग मेरे साथ, हम सब मिलके सोचते हैं। ये एक ऐसा आईएएस है जिसने इंटरेस्ट को एक्सपेंस के बजाय एसेट रिकॉर्ड करना अलाउ कर दिया है। तो एक चीज जो हकीकत में हमारा एक्सपेंस होता है वो एसेट बुक हो जाएगा अगर ये आईएएस का गलत इस्तेमाल हुआ तो। बेटा इस आईएएस का अगर आपने इस्तेमाल करना शुरू कर दिया ना, तो अब इंटरेस्ट एक्सपेंस नहीं बल्कि इंटरेस्ट एसेट बन जाएगा। तो सोचो अगर इंटरेस्ट एक्सपेंस बुक होता था तो अभी अभी मेरे पीएनएल को, मेरे प्रॉफिट को हिट करता था, अब वो एसेट बुक हो जाएगा। तो लोग इस आईएएस का गलत इस्तेमाल भी करेंगे। तो स्टैंडर्ड ने आईएएस 23 ने इसकी थ्योरी दी है, यानी हमें बताया है कि कैपिटलाइजेशन का अमल, यानी बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू होगी, वो दिन भी तो बताया है कि बोरोइंग कॉस्ट की कैपिटलाइजेशन किस दिन से शुरू होगी। तो पहला टॉपिक जो मैं आपको पढ़ा रहा हूं उसका नाम है, ये पढ़ो, कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन। कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन का मतलब वो कौन सी सुबह या कौन सी शाम होगी जिस दिन से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी, जिस दिन से बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू हो जाएगी। सही है, तो उसके लिए ये 3 शर्तें, ये पढ़ो ए बी सी। ये 3 शर्तें आप मीट करोगे तब तब उस एक साथ जब ये 3 शर्तें मीट होंगी, एक साथ जब ये 3 शर्तें मीट होंगी तो उस दिन से फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी, उस दिन से फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज होना शुरू होगी। नंबर 1 पढ़ो पहले, कंपनी हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, यानी कंपनी ने काम शुरू कर दिया हो। काम जरूर देखेगा ऑडिटर, सिर्फ लोन लेके बैठना नहीं है, लोन लेके बैठना नहीं है बल्कि पैसे लगाने काम शुरू करना है। तो कंपनी हैज स्टार्टेड कंस्ट्रक्शन, कंपनी हैज स्टार्टेड वर्किंग ऑन दैट एसेट, तो ये पहली शर्त है। सही है। दूसरी दूसरी पढ़ना, इंग्लिश है प्लीज। बोरोइंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड, यानी इंटरेस्ट भी चार्ज होना शुरू हो गया हो। मतलब बताऊं, मींस यू हैव टेकन लोन, आपने लोन भी लिया हो। ऐसा नहीं है कि अपना इक्विटी वाला पैसा लगा रहे हो प्रोजेक्ट पे, ऐसा ना हो कि अपना इक्विटी वाला पैसा लगा रहे हो प्रोजेक्ट पे और इंटरेस्ट भी कैपिटलाइज कर रहे हो, तो झूठ हो जाएगा। तो पहली कंडीशन क्या थी, ऊपर पढ़ो, कि सिर्फ लोन लेके बैठना नहीं है बल्कि काम भी शुरू करना है। सिर्फ लोन लेके बैठना नहीं है बल्कि काम भी शुरू करना है, पहली शर्त थी। और दूसरी शर्त क्या बताऊं, लोन भी लेना है।
क्योंकि जिस दिन से लोन लोगे उस दिन से बैंक वाले इंटरेस्ट चार्ज करना शुरू करेंगे ना, बैंक का मीटर चलना शुरू होगा ना। हाँ, तो ये दो शर्तें, कंपनी है, एक तो कंस्ट्रक्शन स्टार्ट कर दियो और दूसरी क्या है, बोरिंग कॉस्ट इज बीइंग इनकर्ड। और तीसरी कंडीशन जनरल है, एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट शोज दैट कंपनी विल गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट। यानी बाकायदा ऑडिटर को ऐसा नजर आ रहा हो कि ये प्रोजेक्ट वाकई बनेगा। जैसे प्लानिंग परमिशन वगैरह मिल गई हो, अगर कंस्ट्रक्शन का काम है तो प्लानिंग परमिशन वगैरह ऑब्टेन कर लियो, ताकि उससे नजर आ रहा हो कि वाकई ये प्रोजेक्ट बनेगा, वाकई ये प्रोजेक्ट बनेगा, वाकई ये प्रोजेक्ट बनेगा। ओके, तो बेटा ये तीन शर्तें मीट होंगी ना, तो उस दिन से हम फिर बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना शुरू करेंगे, तीन शर्तें। और इस टॉपिक का नाम क्या है, इसकी थ्योरी क्या है, commencement of capitalization, commencement of capitalization, commencement of capitalization। अब दूसरा टॉपिक, थ्योरी का पहला टॉपिक था, ये अब दूसरा, सस्पेंशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, सस्पेंशन ऑफ कैपिटलाइजेशन। सस्पेंशन का मतलब क्या, आपने देखा है कई बार वो पुलिस इंस्पेक्टर्स को कुछ दिनों के लिए सस्पेंड कर देते हैं, कुछ दिनों के लिए रोक देना। तो सस्पेंशन का मतलब कैपिटलाइजेशन का अमल कुछ दिनों के लिए रोक देना। अब देखो ये पढ़ो, समटाइम्स प्रोजेक्ट इज सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, देन फॉर दैट पीरियड ऑफ टाइम you can't यानी you cannot capitalize borrowing cost। सुनो मेरी तरफ देखो भाई, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सामने देखें, मैंने एक प्रोजेक्ट शुरू किया, सारी शर्तें मीट हो गई, तो मैंने अब जो भी लोन लिया था ना उसका इंटरेस्ट मैं कैपिटलाइज कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था, कर रहा था। 6 महीने गुजरे, अचानक से प्रोजेक्ट रुक गया। 6 महीने गुजरे लेकिन अचानक से प्रोजेक्ट क्या हो गया, रुक गया। अचानक से प्रोजेक्ट रुक गया, अचानक से प्रोजेक्ट रुक गया, सही। तो अब जितने महीने के लिए प्रोजेक्ट रुका रहेगा ना, उतने महीने का इंटरेस्ट डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा, उतने बीच के महीने जितने महीने सस्पेंड हुआ, यानी जितने महीने काम रुक गया, जितने महीने काम रुक गया, उतने महीने का इंटरेस्ट डायरेक्ट पीएनएल में जाएगा, उतने महीने का इंटरेस्ट डायरेक्ट कहां जाएगा, वो कैपिटलाइज नहीं होगा। चलो फिर पढ़ो, इंग्लिश पढ़ो। समटाइम्स प्रोजेक्ट इज सस्पेंडेड फॉर अ पीरियड ऑफ टाइम, कुछ टाइम पीरियड के लिए सस्पेंड हो जाता है, देन फॉर दैट पीरियड यू कैन नॉट capitalize borrowing cost, for that period you cannot capitalize borrowing cost, you cannot capitalize borrowing cost, सही। ओके, अब लेकिन इस सस्पेंशन की दो एक्सेप्शंस भी हैं, इस सस्पेंशन की दो एक्सेप्शन है, ये नीचे ए और बी लिखा हुआ है। अगर कभी ये ए और बी नजर आए ना, तो फिर आप बोरिंग कॉस्ट को रोकना नहीं, कैपिटलाइज करते रहना। ये ए और बी वाली एक्सेप्शन अगर कभी आपको नजर आए तो फिर आप बोरिंग कॉस्ट को नहीं रोकना बल्कि कैपिटलाइज करते रहना। ए पढ़ो, द डिले इज वेरी टेम्परेरी, यानी बहुत माइन्यूट पीरियड के लिए, एक आध दिन का कभी डिले हुआ हो तो फिर इममटीरियल डिले हो तो फिर नाराजगी नहीं है कोई, अगर इममटीरियल डिले है तो कोई नाराजगी नहीं है, सही है। और बी पार्ट पढ़ो, बड़ा मजेदार है, मैं तुम लोगों को एग्जांपल दूंगा, बचपन से तुम लोग कंस्ट्रक्शन देखते हो, एग्जांपल देता हूँ। बी पढ़ो, द डिले इज पार्ट ऑफ रूटीन कंस्ट्रक्शन वर्क, द डिले is part of routine construction work, the delay is part of routine construction work। क्या मतलब भाई, ये डिले कंस्ट्रक्शन का हिस्सा है, हमारे प्रोसेस का हिस्सा है, ऐसा डिले हमारे प्रोसेस का हिस्सा है। सर प्रैक्टिकल एग्जांपल दो, प्रैक्टिकल एग्जांपल दे रहा हूं, सुनो। यहां देखें, आपने देखा है कभी कंस्ट्रक्शन होते हुए, देखिए ग्राउंड फ्लोर बनता है तो फिर ग्राउंड फ्लोर में पता है भराई होती है, सीमेंट भरते हैं लोग, और फिर जब भराई होती है ना तो उसके बाद 4-5 दिन के लिए सूखने के लिए छोड़ देते हैं, ड्राई होने के लिए छोड़ देते हैं, तो 4-5 दिन तक मजदूर चले जाते हैं और ड्राई हो रहा होता है। तो ये जो 4-5 दिन काम नहीं हो रहा होता ना, ये प्रोसेस का हिस्सा है, ये हमारे इस प्रोडक्शन प्रोसेस का हिस्सा है, इसमें कोई गलत बात नहीं है। तो इसकी वजह से आप बोरिंग कॉस्ट को सस्पेंड नहीं कर देना, यानी एसेट रिकॉर्ड होगा, सही। तो फिर पढ़ लो ये पॉइंट नंबर 2। पॉइंट नंबर 2 क्या था, सस्पेंशन। अगर बीच में आपका प्रोजेक्ट रुक गया, अगर बीच में आपका प्रोजेक्ट रुक गया तो आपको बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज करना भी रोकना होगा, बीच के अरसे के लिए बोरिंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी जितने अरसे के लिए रुक गया है। लेकिन बेटा ये दो एक्सेप्शन है आपके सामने, देख लें, ये दो एक्सेप्शन आपके सामने है। अब आखिरी चीज, आखिरी थ्योरी, बस आखिरी थ्योरी, सेसेशन ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी दी एंड ऑफ कैपिटलाइजेशन। कैपिटलाइजेशन का अमल परमानेंटली कब रुक जाएगा, देखो दी एंड कब हो जाएगा, दी एंड कब हो जाएगा, सीधे लफ्जों में समझा दूं, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा, जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा,
उस दिन ये काम, उस दिन कैपिटलाइजेशन का अमल रुक जाएगा। उस दिन के बाद से फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। जिस दिन प्रोजेक्ट कंप्लीट हो जाएगा उस दिन के बाद से फिर बोरोइंग कॉस्ट कैपिटलाइज नहीं होगी। देखो क्या लिखा है, वंस यू कंप्लीट द स्ट्रक्चर ऑफ कंस्ट्रक्शन यू मस्ट स्टॉप कैपिटलाइजेशन। यानी बात आपने काम कंप्लीट कर लिया। दिस इज नॉर्मली व्हेन यू कंप्लीट फिजिकल स्ट्रक्चर, ऑल्दो माइनर मॉडिफिकेशंस इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। माइनर मॉडिफिकेशन इज स्टिल आउटस्टैंडिंग। बेटा हमने अपनी जिंदगी में ऐसा देखा है, आपने भी देखा होगा कि कई बार जो बिल्डर्स होते हैं ना वो कंस्ट्रक्शन करने के बाद किचन वगैरह में टाइल्स नहीं लगाते या घर को अंदर से पेंट नहीं कराते, खाली छोड़ देते हैं। क्यों खाली छोड़ देते हैं? यानी अभी किचन की टाइल्स और कुछ पेंट्स क्यों नहीं लगाए बताऊं? ताकि जो भी हमारा बायर आएगा ना, जो भी खरीदार आएगा, उसकी मर्जी का पेंट करवाएंगे और उसकी मर्जी की टाइल लगवाएंगे। इसको कहते हैं माइनर मॉडिफिकेशंस। क्या बोलते हैं? माइनर। तो अब इस माइनर मॉडिफिकेशन के लिए आईएएस कहता है रुकने की जरूरत नहीं है, बस एक बार काम कंप्लीट हो गया तो बस आप उस दिन से कैपिटलाइजेशन का अमल रोक दे, कैपिटलाइजेशन का अमल रोक दोगे, फिनिश। सही है। माइनर मॉडिफिकेशंस के लिए वेट नहीं करेंगे। माइनर मॉडिफिकेशंस अगर आउटस्टैंडिंग है, कुछ नहीं होता, आप कैपिटलाइजेशन का अमल रोक दोगे। आप कैपिटलाइजेशन का अमल रोक दोगे। कैपिटलाइजेशन का अमल रोक दोगे। अब बेटा मैं एक पास्ट पेपर कराता हूँ। हिस्ट्री में एक ही बार ये पास्ट पेपर आया था। ये एक ऐसा आईएएस था, पहले सुनो मेरी बात, कि ये 17 साल तक नहीं आता था। एक बार ये 2010 में अचानक से आया था, 10 मार्क के करीब आया था कुछ। सही है। वो पास्ट पेपर मैंने अपने इसमें कॉपी भी किया हुआ है, आपके हैंडआउट में भी है, लेकिन आप इसी पे देख लेना। अगर हो सके ना तो एक मैं बताता हूँ, अभी जो मैं पास्ट पेपर तुम्हारे सामने लाऊं उसकी एक पिक्चर खींच लो ताकि मोबाइल में भी आ जाए एक बार। सही है। मैं पास्ट पेपर तुम्हारे सामने कर रहा हूँ। थ्योरी में मैंने 3 बातें बताई हैं। देखो, एक पहला टॉपिक क्या पढ़ा है? कमेंसमेंट, कि शुरू कब होगी, उसकी 3 शर्तें। सस्पेंशन, बीच में कभी कभार सस्पेंड भी हो जाती है। और तीसरी चीज क्या बताई? सेसेशन, यानी दी एंड ऑफ कैपिटलाइजेशन, जब काम कंप्लीट हो जाएगा। सही है। ये बातें सही। देखो बेटा, ये रहा कमेंसमेंट ऑफ कैपिटलाइजेशन, यानी किस दिन से शुरू होगा। तो उसकी 3 शर्तें थी कि लोन लेके बैठना नहीं है, काम भी शुरू करना है, कंस्ट्रक्शन शुरू करनी है। नंबर 2 ये था कि लोन भी लेना है, लोन भी लेना है ताकि इंटरेस्ट चार्ज होना शुरू हो जाए। और नंबर 3, एक्टिविटी इन द प्रोजेक्ट शोज दैट कंपनी विल गेट फ्यूचर इकोनॉमिक बेनिफिट, यानी ये नजर आ रहा हो कि वाकई ये प्रोजेक्ट कंप्लीट होगा। अब देखो, मैं तुम्हारे सामने एक पास्ट पेपर लेकर आ रहा हूं जवानों। सब पास्ट पेपर का नाम है एपेक्स। पास्ट पेपर का नाम है एपेक्स। ये रहा, तुम्हारे सामने नजर आ रहा होगा। पास्ट पेपर का नाम है एपेक्स। अगर तुम इसकी तस्वीर खींचना चाहो तो खींच लो, ये तुम्हारे हैंडआउट में भी होगा। ये तुम्हारे हैंडआउट में भी होगा। पेज नंबर मुझे याद नहीं है हैंडआउट का यार, शुरू में ही है, लेकिन तुम इसकी तस्वीर खींच लो। वैसे मैं हैंडआउट के शुरू में ही होगा। IFRS 5 के आगे पीछे देख लो, शुरू के 15, 20 या 25 पेज टर्न करने के बाद मिलेगा कहीं। याद नहीं है मुझे भी, मेरे पास हैंडआउट नहीं है बेटा राइट नाउ इधर। आप लोग इसी की तस्वीर खींच लो अगर खींचनी है। चलो मैं रीड कर रहा हूं, आप बिस्मिल्लाह पढ़ो। एपेक्स, एपेक्स देखो, एपेक्स इशूड अ $10 million नजर आ रहा है, अनसिक्योर्ड लोन विद अ कूपन। कूपन रेट की कोई असलियत नहीं होती। कूपन रेट की कोई असलियत नहीं होती। 6% फिर भी इसने लिख के दिया हुआ है। ऑन 1 April X8, बेटा हमने 1 April X8 को एक लोन ले लिया। हमने 1 April X8 को एक लोन ले लिया। अब पढ़ो, द लोन इज रिडीमेबल एट अ प्रीमियम। लोन जब एंड में रीपे होगा ना कई साल बाद, तो बहुत बड़ा रिडेम्पशन प्रीमियम भी होगा। याद करो, फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट याद है? तो विच मींस द लोन इंटरेस्ट इज एन इफेक्टिव फाइनेंस कॉस्ट ऑफ 7.5%। बेटा इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट असल होता है। याद करो, जो तुम लोग इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे, अभी अभी ताजे ताजे फाइनल अकाउंट पढ़े जवानों, तुम लोगों ने फाइनल अकाउंट अभी अभी पढ़े, तो जो तुम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट, जो तुम लोग इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट के थ्रू याद है इंटरेस्ट कैलकुलेट करते थे।
तो 6% असल रेट नहीं है, 7.5% असल रेट है। जो भी इंटरेस्ट की कैलकुलेशन होगी वो 7.5% होगी, याद रखना। इफेक्टिव इंटरेस्ट रेट असल हो, इस आज की क्लास के ऊपर भी बताया था, आज की क्लास के ऊपर भी जो लेक्चर दिया था ना, उसमें भी आपको ये बात बताई थी। अब पढ़ो आगे, अब तुम्हें IAS 23 इंशाल्लाह नजर आएगा। द लोन was specifically issued to finance the building. The loan was specific loan है, was issued to finance the building of the new store which meets the definition of qualifying asset in IAS 23। यानी देखो वाकई ये क्वालिफाइंग एसेट के लिए हमने लोन लिया है, ठीक है। अब लोन हमने कब लिया था? 1 अप्रैल को। हैंड आउट में देखो, क्वेश्चन को देखो, लोन लिया था हमने यहाँ देखो 1 अप्रैल को, लेकिन पहले महीने कोई काम नहीं किया। पढ़ो, कंस्ट्रक्शन ऑफ दी स्टोर्स कमेंस्ड ऑन, कब से कमेंस किया है? 1 मई। एक महीना जाया कर दिया यार। लोन तो 1 अप्रैल को ले लिया था, लेकिन काम शुरू 1 अप्रैल से नहीं किया, 1 मई से किया। तो पहले एक महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। ऊपर अभी तो कंडीशंस पढ़ाई हैं, सोचो अभी तो कंडीशंस पढ़ाई हैं, पहले महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। पहला महीना तुमने काम ही नहीं शुरू किया, काम शुरू करना जरूरी था। अब देखो पढ़ो इंग्लिश, 1 मई से काम शुरू है एंड इट वाज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज ऑन 28 फेब 2009। 28 फेब को काम हो गया, 28 फेब को पूरा प्रोजेक्ट कंप्लीट हो गया। इसका मतलब 28 फेब के बाद कुछ भी कैपिटलाइजेशन नहीं होगी। अब नीचे देखो तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है, ये देखो नीचे सवाल के नीचे देखो तुम्हारा ईयर एंड कब हो रहा है? 31 मार्च। 31 मार्च नहीं समझे भाई? 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ और 1 अप्रैल को ही लोन लिया। 1 अप्रैल को अकाउंटिंग पीरियड शुरू हुआ और 1 अप्रैल को ही लोन लिया। हाँ, लेकिन पहले महीने हमने काम शुरू ही नहीं किया, तो एक महीना तो जाया हो गया। तो पहले महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। हाँ हाँ जी। और काम कंप्लीट कब हो गया? फेब में काम कंप्लीट हो गया। कब कंप्लीट हो गया? फेब में कंप्लीट हो गया। तो इसका मतलब मार्च में भी, इसका मतलब मार्च, पेज नंबर 65 है, एक बच्चे ने बता दिया, पेज नंबर हैंडआउट का पेज नंबर 65 है। अगर किसी को हैंडआउट में देखना है तो पेज नंबर 65 में देख ले, क्वेश्चन मिल जाएगा। अब सुनो बेटा, जब फेब के एंड में काम ही पूरा कंप्लीट हो गया तो फेब के एंड तक कैपिटलाइजेशन होगी, मार्च के मंथ में इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। अभी मैं आगे नहीं पढ़ रहा, जानबूझ के ठहरो। अब मैं तुम्हें एक स्केच बना के समझाता हूँ। देखो इधर देखो, ये रहा। देखो भाई, पूरे 12 महीने नजर आ रहे हैं, पूरे 12 महीने नजर आ रहे हैं बच्चों। तो अप्रैल के महीने में इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा और मार्च में भी नहीं होगा। अप्रैल में नहीं होगा और मार्च में भी नहीं होगा, सही है। क्योंकि अप्रैल के महीने में लोन तो ले लिया था, 1 अप्रैल को लोन तो ले लिया था, लेकिन काम शुरू नहीं किया था। अब देखो मई से कैपिटलाइज होना शुरू होगा, मई जून जुलाई ये सब कैपिटलाइज होंगे, याद है। अब 12 महीने में से 2 महीने तो हटा ही दो, क्योंकि पहले महीने तो काम ही नहीं हुआ और फेब के एंड पे काम कंप्लीट हो गया। तो 12 में से 2 महीने तो निकाल दो, बाकी 10 महीने कैपिटलाइज होंगे, बाकी 10 महीने कैपिटलाइज होंगे, बाकी 10 महीने कैपिटलाइज होंगे। लेकिन अब आओ वापस पास्ट पेपर पे आ रहा हूं। देखो आओ देखो, बीच में कुछ महीनों के लिए सस्पेंड भी हुआ है काम, बीच में कुछ महीनों के लिए क्या हुआ है? सस्पेंड भी हुआ है काम, काम सस्पेंड भी हुआ है। देखो क्या लिखा है, क्या कह रहे हैं? कह रहे हैं कि हाँ, इट वॉज कंप्लीटेड एंड रेडी फॉर यूज ऑन 28 फेब 2009 बट डिड नॉट ओपन फॉर ट्रेडिंग अंटिल 1 अप्रैल X9। इससे कुछ नहीं होता। ड्यूरिंग द ईयर, अब पढ़े, ट्रेडिंग ड्यूरिंग द ईयर ट्रेडिंग एट Apex other stores was below expectations, so Apex suspended, पढ़ लो, so Apex suspended the construction of the new store for a 2-month period. So Apex suspended the construction of the new store for a 2-month period during July and August। बेटा 2 महीने के लिए सस्पेंड किया, तो अब 2 महीने का बीच में कैपिटलाइजेशन नहीं होगा। और ये सस्पेंशन उन वजूहात की वजह से नहीं है जो मैंने लिखवाई थी, एक्सेप्शन नहीं है। ये 2 महीने इस वजह से रुके क्योंकि हमारा काम ही नहीं चल रहा था दूसरी जगह, हम दूसरी जगह बिजी हो गए थे, तो हमने यहाँ काम रोक दिया। तो बेटा ये 2 महीने सस्पेंड है, आप प्रॉपर सस्पेंड है। कौन कौन से 2 महीने देख लो, जुलाई और अगस्त। तो जुलाई और अगस्त में जो है ना, आप कैपिटलाइज नहीं कर सकते। हाँ, अभी मैं एक लाइन स्किप कर रहा हूं, आखिरी में करा दूंगा तुम्हें। अब देखो मेरे स्केच को देखो बेटा, अप्रैल में कैपिटलाइज नहीं होगा, मई में होगा, यस, जून में होगा, जुलाई और अगस्त नहीं होगा, जुलाई और अगस्त नहीं होगा, देख लो सस्पेंड हुआ था। हाँ,
फिर सितंबर होगा, अक्टूबर होगा, नवंबर होगा, दिसंबर होगा, जनवरी, फेब, लेकिन मार्च नहीं होगा क्योंकि फेब के एंड में काम कंप्लीट हो गया है। अब आप अच्छी तरह आंखें खोल के देख लें भाई, अच्छी तरह आंखें खोल के देख लें कि 12 महीने में से 12 महीने में से 4 महीने देख लो मैंने माइनस कर दिए हैं। अप्रैल और मई पहले माइनस करा था, और जुलाई और अगस्त में सस्पेंड हुआ था। सस्पेंड किसी भी वजह से हो जाए बेटा, सस्पेंड किसी भी वजह से हो जाए, बस ऊपर जो एक वजह नहीं लिखी थी कि हमारे प्रोसेस का पार्ट ना हो, प्रोसेस का वो जो भराई की एग्जांपल दी थी, ठीक है। तो बेटा 12 महीने में से 4 महीने निकाल दो, 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा, सिर्फ 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, सिर्फ 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, सही है। अब बच्चे ने कहा पहले इंटरेस्ट निकाल के दो। देखो ऊपर लोन कितने का था, ऊपर देखो लोन कितने का था, 10 मिलियन का लोन था, यानी 10,000 का लोन था। 10 मिलियन यानी 10,000 का लोन था, और इफेक्टिव रेट कितना था, 7.5%। 10 मिलियन का लोन था और इफेक्टिव रेट था 7.5%। आ जाओ नीचे देखो, आओ बेटा, देखो 10,000 का लोन था और रेट कितना था, 7.5%। 10,000 का लोन इंटू 7.5% कितना होता है, 750, यही है। 10,000 का लोन है और 7.5% कितना होता है, बोलो। 7.5% होता है 750। 7.5% कितना होता है, 750। हाँ जी, ऐसा ही है। अब बताओ, ये 750 पूरे साल का इंटरेस्ट आ गया है भाई, 7.5% पर एनम, तो 750 पूरे साल का है। अब जरा इसको 8/12 कर लो, 750 इंटू 8/12 कितना होता है, 500। ये हो जाएगा कैपिटलाइज्ड, ये हो जाएगा कैपिटलाइज्ड। हाँ भाई, और बताओ कितने महीने का पीएल में जाएगा, 4 महीने का, तो इंटू 4/12। ये ये पीएनएल में चले जाएगा। पीएनएल ईयर एंडेड 31 मार्च 09। बेटा 750 इंटू 4/12 250 पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस, 250 पीएनएल में जाएगा एक्सपेंस। देख लो, ये एसेट है, ये एसेट है। बच्चों आंखें खोल के देख लो, 12 महीने में से 12 महीने में से 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ। सुनो भाई, 12 महीने में से 4 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ क्योंकि कंडीशन मीट नहीं हुई। अप्रैल के महीने में काम ही शुरू नहीं किया था, और फेब के एंड में जब काम कंप्लीट हो गया तो मार्च में कैपिटलाइज नहीं होगा, तो अप्रैल और मार्च क्यों निकाल दिए, और बीच में 2 महीने सस्पेंड भी हुआ था, तो टोटल 4 महीने खारिज, 4 महीने आउट, तो बाकी 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, 8 महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा। सही, देख लो भाई अच्छी तरह, सवाल भी तुम्हारे पास है, एक नजर देख लो, वो एक लाइन मैंने स्किप करा ही बता रहा हूं वो। सही है जी। अब जरा भाई एक एक पहला इल्मी बात मैं आपके सामने रखूंगा, और मैंने ऊपर बताया भी था। चलो भाई, अब एक इल्म की बात आपके सामने रखूंगा। सवाल की एक लाइन स्किप कराई थी वो पढ़ रहा हूँ, अगर हैंड आउट है तो हैंड आउट में देख लो, वरना मेरी स्क्रीन पे देख लो तो भी इंशाल्लाह समझ जाओगे। अब पढ़ो, पढ़ो। द प्रोसीड्स, ये देखो आखिरी लाइन पढ़ रहा हूं, the proceeds of the loan were temporarily invested, the proceeds of the loan were temporarily invested for the month of April and earned interest of 40,000। बेटा अच्छी तरह इन्वेस्ट करो, अपने आप को डूबो इसमें। यार वो जो पहला महीना नहीं था अप्रैल का, तो अप्रैल के महीने में जब कंस्ट्रक्शन शुरू नहीं हुई थी तो पैसे पड़े थे, तो हमने पैसे शॉर्ट टर्म में इन्वेस्ट कर दिए। तो अप्रैल के एक महीने में, अप्रैल के एक महीने में कुछ टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम आई। अब आप, अल्लाह ताला ने अकल दी है, मुझे बताओ स्केच में देख के, जो मैंने स्केच बनाया यार, अप्रैल के महीने के ऊपर क्रॉस लगा हुआ है, अप्रैल के महीने पे क्या लगा हुआ है, तो अप्रैल के महीने का तो इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज नहीं हुआ था,
अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं हुआ था बल्कि पीएनएल में गया था, याद है? तो जब अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में गया था ना, तो इसकी इनकम भी पीएनएल में ही जाएगी ताकि मैच हो पीएनएल में, ताकि मैच हो पीएनएल में। ये देखो, ये यहां बुक होगी, इधर देखो, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम। बेटा यहाँ पीएनएल के डब्बे में आई है ये 40 रुपए, ये 40 रुपए की इनकम, तो नेट पीएनएल में चले जाएगा 210 रुपए, नेट पीएनएल में 210 रुपए चले जाएगा। सही है बेटा? देखो ये एसिड में से लेस नहीं होगी, क्योंकि ये किस महीने की है? अप्रैल के महीने की है। किस महीने की है? अप्रैल के महीने की है। और अप्रैल के महीने का तो इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज नहीं हुआ था। अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट ही कैपिटलाइज नहीं हुआ था। हाँ, नहीं समझे? अप्रैल के महीने में तो आपने कंडीशन ही मीट नहीं की थी। तो जब अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएल में जा रहा है तो ये भी पीएल में जाएगा। जब अप्रैल के महीने का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएल में जा रहा है तो ये भी पीएनएल में जाएगा। ओके, हाँ जी। देख लो भाई, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, ये क्वेश्चन पूरा सॉल्व हो चुका है, आपके सामने है। एक मिनट, हाँ ये रहा, आपकी स्क्रीन पे पूरा सवाल नजर आ रहा है। भाई मैं फिर बोल रहा हूं, टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम अप्रैल के महीने में अराइज हुई है, और अप्रैल वो महीना है जिसका खुद का इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में गया है। तो जब इंटरेस्ट पीएनएल में गया है, जब इंटरेस्ट एक्सपेंस पीएनएल में गया है, तो शॉर्ट टर्म टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी पीएनएल में जाएगी, ताकि मैच हो। मैचिंग रीजन था ना, ऊपर एंट्रीज बना के समझाया था ना, याद है? ऊपर एंट्रीज बना के, और अगर इंटरेस्ट कैपिटलाइज हो रहा है और इंटरेस्ट एसिड रिकॉर्ड हो रहा है, तो उसकी टेम्पररी इन्वेस्टमेंट इनकम भी एसिड के सामने कैंसिल होगी, वो फिर वो भी एसिड के सामने कैंसिल होगी। सही। आप लोगों ने कॉपी तो नहीं करना बेटा? हाँ भाई, चलो चलो, मैं 1-2 मिनट दे रहा हूँ, कॉपी कर लो, किसी ने करना है तो ये रहा, किसी ने करना है कॉपी कर लो। 1 मिनट दे रहा हूँ, पानी पी के आ रहा हूँ। चलो, अब बस सवाल का आखिरी एरिया रह गया है, फिर सो जाओ आराम से जाके। और उसका नाम है जनरल बोरोइंग्स। क्या नाम है भाई? जनरल बोरोइंग्स। सवाल का आखिरी एरिया रह गया है जिसका नाम है जनरल बोरोइंग्स। बेटा अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसका नाम था स्पेसिफिक बोरोइंग्स। उसमें आप एक खास एसेट के लिए लोन लेते थे, यानी लोन लेने का एक ही मकसद होता था, क्वालिफाइंग एसेट। अब नाम लिखा हुआ है जनरल बोरिंग्स। जनरल बोरिंग्स का मतलब अब आपने जनरल पर्पस लोन लिया हुआ है, अब आपने जनरल पर्पस लोन लिया हुआ है। ओके, जनरल पर्पस लोन का मतलब अब आपने एक लोन लिया हुआ है जिससे आप 10-15 काम कर रहे हो। उस लोन से इन्वेंट्री भी खरीदते हो, उससे बिजली के बिल भी पे करते हो, टेलीफोन बिल भी, एम्प्लॉयज की वेजेस भी, क्लीनिंग भी, सब कुछ करते हो। और उसी लोन को कभी कभार क्वालिफाइंग एसेट पे भी यूज करते हो, उसी लोन को कभी कभार क्वालिफाइंग एसेट पर भी यूज करते हो, उसी लोन को कभी कभार क्वालिफाइंग एसेट पर भी यूज करते हो। ठीक है,
तो अब ऐसे लोन को हम बोलते हैं जनरल बोरिंग्स। पढ़ो, देखो ये पूरी स्टोरी बच्चों की तरह लिखी हुई है। नाउ जस्ट थिंक, कंपनी हैज टेकन 2 or 3 different loans and company use it for different purposes and sometimes use it for qualifying asset and sometimes use it for qualifying asset. Now these loans, अब मसला सुनो भाई, अब मसला तो सुनो। Now these loans are taken at different times, ये मसला है भाई, असल ये मसला है। Now these loans are taken at different times, अलग अलग टाइमों पे लिए। 2 साल पहले एक लोन लिया था, एक 3 साल पहले लिया था, and they have different interest rates as well। बात सुने भाई, ये लोन अलग अलग मौकों पे लिए गए और इनके इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग है भाई, अलग अलग टाइम्स पे लिए गए और इनके इंटरेस्ट रेट भी अलग अलग हैं। दैट्स व्हाई वी नीड टू कैलकुलेट। अब हमें एक चीज निकालनी होगी, पढ़ो क्या लिखा है, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। we need to calculate weighted average capitalization rate, we need to calculate weighted average capitalization rate। मैं आपको समझाता हूँ, सुनो भाई। मैंने आज से 3 साल पहले 10 करोड़ रुपए का लोन लिया था 10% पे, और फिर लास्ट ईयर मैंने 5 करोड़ रुपए का लोन लिया 6% पे। सारे लोन को एक ही डब्बे में डाल दिया, एक ही बैंक अकाउंट में डाल दिया, मिला दिए, सारे लोन मिल गए। अब उस लोन से 10 काम और कर रहा हूं, और कभी कभार वो जो मिक्स पैसा है ना, मिक्स पैसा, उसमें से निकाल के इस क्वालिफाइंग एसेट पे भी लगा रहा हूं। तो अब जो मुझे इंटरेस्ट कैपिटलाइज करना होगा, उसका एक जो रेट डिसाइड करूंगा वो एवरेज होगा ना भाई, क्योंकि लोन, दोनों लोन का रेट अलग अलग है। 2 लोन्स लिए मैं और उनका रेट्स अलग अलग है यार, इंटरेस्ट रेट। तो अब मुझे एक चीज निकालनी होगी, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। क्या निकालना होगा, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। सही बेटा, जो मैं बोल रहा हूँ ना, अगर मैं आपको वैसे प्रैक्टिकली समझाऊं तो ज्यादा अच्छी तरह समझोगे। जो बोल रहा हूँ उसको प्रैक्टिकली सॉल्व करके समझा देता हूँ, सही है। आ जाओ, बिस्मिल्लाह। एक मिनट, एक सेकेंड ना। चलो, नजर तो आ रहा है ना तुम लोगों को? हाँ भाई, अब सुनो क्या लिखा हुआ है। एक्स कंपनी had the following loans in place at the beginning and at the end of the period। बेटा इनके पास 1 जनवरी को भी 120 मिलियन का लोन था और 31 दिसंबर को भी 120 मिलियन का लोन था। 1 जनवरी और 31 दिसंबर, यानी ये पुराना लोन था। सोचो ना, ये लोन हमने पहले से लिया हुआ था, ये लोन हमने पहले से लिया हुआ था। 1 जनवरी को भी 120 का लोन था और ईयर एंड पे पुराना लोन था, सही है। और दूसरा लोन भी क्या है, 9.5% का लोन, ये भी ईयर के स्टार्टिंग पे भी और ईयर के एंड पे भी, यानी कई सालों से लोन चले आ रहे हैं, पुराने लोन है। तो इन लोन को हम बोलेंगे एग्जिस्टिंग लोन्स। क्या बोलेंगे, एग्जिस्टिंग लोन्स। सही। अब पढ़ो, नीचे पढ़ो। On 1st January 2006, X company began construction of a qualifying asset. X company began construction of a qualifying asset, a piece of machine using, ये देखो पढ़ो क्या लिखा है, using, क्या लिखा है, existing borrowings, using existing borrowings। ठीक है। अब बताओ, अपने पास 200 मिलियन पड़े, 120 मिलियन का लोन 10% वाला पड़ा है और 80 मिलियन का लोन 9.5% वाला पड़ा है। तो अपने पास टोटल कितने पड़े, 200 मिलियन पड़े। उस 200 मिलियन में से मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, उस 200 मिलियन में से मैं बहुत सारे काम कर रहा हूं, उसमें से मैं अपनी इन्वेंट्री भी खरीदता हूँ, सारे काम करता हूँ, और ये थोड़ा बहुत पैसा इस पे लगाया होगा। देखो, थोड़ा बहुत क्वालिफाइंग एसेट पे लगा हुआ। पढ़ो, एक्सपेंडिचर ड्रॉन डाउन ऑन फॉर कंस्ट्रक्शन वाज 30 मिलियन ऑन 1 जनवरी 2006 एंड 20 मिलियन ऑन 1 अक्टूबर 2006। रिक्वायर्ड कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट, रिक्वायर्ड कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट। मैं एक मिनट नीचे अकाउंटिंग पीरियड भी लिख दूं।
ये अकाउंटिंग पीरियड में लिख रहा हूं भाई, ये मेरा अकाउंटिंग पीरियड है। ओके, अब सबसे पहला मसला जो है ना, सबसे पहला मसला सामने देखें, सबसे पहला जो मसला है वो ये है कि मुझे एक चीज निकालनी है, दैट इज कॉल्ड वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, डरना नहीं, समझ जाओगे सब, A1 समझ जाओगे, मुश्किल नहीं है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन, बेटा दो अलग अलग लोन है ना, और दोनों अलग अलग लोन का इंटरेस्ट रेट अलग अलग है, जबकि मैं पैसे तो दोनों में से मिला के लगा रहा हूं, तो मुझे एक एवरेज रेट निकालना है। बहुत आसान तरीका है, देखो इधर देखो, डिनोमिनेटर में लोन का प्रिंसिपल अमाउंट लिखना, डिनोमिनेटर में लोन का क्या लिखोगे, प्रिंसिपल अमाउंट, और न्यूमरेटर में उसका इंटरेस्ट। सुनो भाई, लोन, पहले लोन का अमाउंट कितना है, 120 मिलियन, पहले लोन का अमाउंट है 120, और ऊपर उसका इंटरेस्ट लिखता हूं, देखो 120 मल्टीप्लाई बाय 10%, हाँ भाई, प्लस प्लस, फिर डिनोमिनेटर में दूसरा लोन कितने का है, 80, और ऊपर उसका सूद 80 मिलियन का कितने परसेंट है, 9.5%। ठीक है भाई, तो देखो होगा क्या, नीचे टोटल लोन आ जाएंगे, ऊपर दोनों के इंटरेस्ट रेट आ जाएंगे। जरा आप लोग भी करें, मैं भी सॉल्व करता हूं, चलो करो। नाइन पॉइंट एट परसेंट आ रहा है मेरे पास, क्या रेट आ रहा है, 9.8% पर एनम का रेट आ रहा है, 9.8% पर एनम। आप लोग अभी यही आया, वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 9.8% के करीब आ रहा है मेरा, सही। हाँ भाई, हाँ भाई, अब मेरी अर्ज तो सुने भाई, अल्लाह के लिए सोचें, सोचें प्लीज, दिमाग अल्लाह ने दिया, सोचें। ये पूरे 200 मिलियन क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं है, ये पूरे 200 मिलियन क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं है। इस 200 मिलियन में से सिर्फ कुछ पैसा क्वालिफाइंग काम में लगेगा, तो बस जो पैसा क्वालिफाइंग काम पे लग रहा है, बस उसी का इंटरेस्ट कैपिटलाइज होगा, सारे लोन का इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा मेरे प्यारे बच्चों, सही। तो अब देखो कब कब कितना कितना पैसा लगा, पढ़ो इंग्लिश, पढ़ो पढ़ो, कब कब कितना पैसा लगा। सबसे पहले लिखा है एक्सपेंडिचर ड्रॉन डाउन फॉर कंस्ट्रक्शन वाज 30 मिलियन ऑन 1 जनवरी 06। ये देखो, ये मेरा साल है, ये मेरा साल ड्रॉ करता हूँ, ये देखो साल ड्रॉ कर रहा हूँ, ये देखें 1 जनवरी 06 को मैंने पूरे पहले दिन ही 30 मिलियन लगा दिए, पहले दिन ही 30 पहले दिन ही 30 मिलियन लगा दिए। तो जो 30 मिलियन पहले दिन लगा दिए वो पूरे साल के लिए लग गए ना, जो 30 मिलियन पहले दिन लगा दिए वो पूरे साल के लिए लग गए। तो अब देखो हेडिंग देखना नीचे, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, ये देखो, ये देखना 30 मिलियन मल्टीप्लाई बाय 9.8%, ये पूरे साल के लिए लग गया, तो डायरेक्ट 9.8% का रेट लग गया। 30 मिलियन जो डे वन पे लग गया था बेटा, 30 मिलियन जो 1 जनवरी को लगा दिया वो पूरे साल के लिए लग गया ना, डे वन पे ही लग गया। लेकिन बताओ दूसरा भी एक 20 मिलियन लगे, पढ़े क्वेश्चन पे देखें, क्वेश्चन में देखें प्लीज, क्वेश्चन में दूसरे 20 मिलियन कब लगे, ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े ये पढ़े, दूसरे 20 मिलियन कब लगे, 1 अक्टूबर को, दूसरे 20 मिलियन लगे 1 अक्टूबर को। देखो क्वेश्चन में देखो, क्वेश्चन में देखो, देखो पढ़ो, नजर आ रहा है, दूसरा 20 मिलियन लगा है 1 अक्टूबर को। तो अब आओ वापस ऊपर आओ, ये है 31 दिसंबर 06, ये देखें, तो दूसरे जो 1 अक्टूबर 06 को लगे होंगे 20 मिलियन, वो इस साल सिर्फ 3 महीने यूज हुए ना बेटा, वो इस साल सिर्फ 3 महीने यूज हुए ना, जो 20 मिलियन 1 अक्टूबर को लगे होंगे वो इस साल सिर्फ 3 महीने यूज हुए ना, तो उनको इंटरेस्ट 3 महीने कैपिटलाइज करेंगे, कैसे करेंगे, प्लस 20 मिलियन इंटू 9.8% इंटू 3/12 ब्रैकेट क्लोज। इन दोनों को आप ऐड कर लोगे तो आपके पास कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आप लोगों के पास कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी, इन दोनों को अगर आप ऐड कर लोगे तो आपके पास कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आ जाएगी। देखता हूं मैं कितनी आती है, प्लस 3.43। भाई मेरा तो आंसर यार, आप लोग भी देख लें,
3.43. Your capitalized borrowing cost is 3.43. हाँ भाई, यही आ रही है, यही आ रही है प्यारे प्यारे बच्चों, यही आ रही है 3.43। हाँ भाई, अब मेरी अर्ज तो सुने। अब मैं तुम्हें कुछ सिखाना चाहता हूँ, अल्लाह करे तुम सीखो यार, थोड़ा सा दिल से पढ़ोगे तो सीख जाओगे। बस अब मैं ज्यादा टाइम नहीं लूंगा, एक चीज सिखाना चाहता हूँ। बेटा जरा अपना दिमाग को पहले मेरी तरफ मुतवज्जह करो, बात सुनो। बेटा ये जो 200 मिलियन का लोन लिया था, ये पूरा लोन क्वालिफाइंग लोन नहीं था। ये 200 मिलियन का पूरा लोन क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं लिया था, बस इसमें से कुछ पैसे क्वालिफाइंग कामों के लिए लगाए थे, सही है। तो मेरे प्यारे बच्चों, इसका पूरा इंटरेस्ट कैपिटलाइज नहीं होगा। आप पहले ये सोचो, इस 200 मिलियन का पूरा इंटरेस्ट कितना है बताऊं, दिखाऊं? देखो इधर देखो, इधर देखो, 120 का 10% होता है 12 रुपए, ये 12 ये, और 80 का 9.5% कितना होता है? 80 का 9.5% होता है, एक मिनट दिखाता हूं, 80 का 7.6, ये देखो, ये है तुम्हारा टोटल इंटरेस्ट। तुम देखो यहाँ 120 का 10% 12 और 80 का 9.5% 7.6, अगर दोनों को मिलाओ ना तो तुम्हारा कुल मिला के, सब कुछ मिला के इंटरेस्ट आया है कितना? देखो मैं एंट्री बना के तुम्हें बताता हूं, 19.6 का तुम्हारा इंटरेस्ट आया है। 19.6 तुम्हें इंटरेस्ट समझ लो पे करना पड़ेगा, 19.6। अब बताओ इसमें से कैपिटलाइज कितना किया, ये देखो, इसमें से कैपिटलाइज कितना कर रहे हो, इसमें से कैपिटलाइज कर रहे हो तुम, पीपी में कितना जाएगा? 3.43। हाँ, तो बाकी तुम्हारा इंटरेस्ट पीएनएल में जाएगा, बाकी इंटरेस्ट नॉर्मल कामों के लिए यूज हुआ है वो पीएनएल में चले जाएगा। देख लो 19.6 माइनस 3.43, ये देखो 16.17, ये देखो भाई, ये एंट्री देख लो, एंट्री स्क्रीन पे नजर आ रही है एंट्री। देखो बेटा, टोटल इंटरेस्ट जो इस साल तुम्हें देना हुआ होगा इन 200 मिलियन पे, इस 200 मिलियन पे, इस 200 मिलियन पे जो टोटल इंटरेस्ट देना है वो 19.6 का देना है। लेकिन प्यारे बच्चों, ये टोटल इंटरेस्ट क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं है, ये टोटल इंटरेस्ट क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं है। तो जितना इंटरेस्ट क्वालिफाइंग कामों के लिए बेटा वो कैपिटलाइज हो गया 3.43, और बाकी एक्सपेंस में चले गया। बाकी क्या चले गया? एक्सपेंस में चले गया, सही सही, बोलो भाई। हाँ भाई, समझ गए जवानों। सही। अब मैं एक बात बोल रहा हूं, सुनो मेरी बात, सुनो मेरी बात सुनो। एक और थ्योरी की बात बताता हूं, उसको बोलते हैं कैप। कैप, कैप मींस लॉक, कैप। बेटा इस बार आपका एक्चुअल इंटरेस्ट टोटल कितना पे हुआ? 19.76। अच्छा, किसी ने बोला एंट्री रिपीट कर दो। भाई ये जो 200 मिलियन का हमने लोन लिया था, 200 मिलियन का लोन लिया था, ये सारा लोन क्वालिफाइंग कामों के लिए नहीं था। तो इस 200 मिलियन का एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहा था 12 और 7.6 19.6, तो 19.6 का इंटरेस्ट पे हुआ, जिसमें से हमने कैपिटलाइज कितना किया है? सिर्फ 3.43 किया है, जो कि हमारे क्वालिफाइंग कामों पे यूज हुआ है। तो बाकी 19.6 माइनस 3.343 16.17 हमारे पीएनएल में जाएगा। 16.17 कहां जाएगा? पीएनएल में जाएगा, सही है, क्योंकि वो क्वालिफाइंग कामों के लिए यूज नहीं हुआ। अब मैं तुम्हें एक और बात बताता हूँ, स्टैंडर्ड ने एक बात बोली है। स्टैंडर्ड ने बोला है कि ये जो इस बार कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट कितनी थी? 3.43। कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट थी 3.43 और एक्चुअल इंटरेस्ट बन रहा था 19.6। कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट थी 3.43 और एक्चुअल इंटरेस्ट कितना बन रहा था? 19.6। तो उन्होंने एक बड़ी जबरदस्त बात बोली है, बोला ये कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट हमेशा या तो उस 19.6 से कम होगी, या अगर बहुत हुई ना तो उसके बराबर हो सकती है। ऐसा नहीं हो सकता ये कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट एक्चुअल इंटरेस्ट से भी एक्सीड कर जाए।
ऐसा नहीं हो सकता कि ये वाली जो कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट है ये एक्चुअल इंटरेस्ट को भी क्रॉस कर जाए, फिर तो फ्रॉड किया है आपने, फिर तो आपने गलती की है भाई। जो आपका एक्चुअल इंटरेस्ट, आपने इन्हीं लोन्स को यूज किया है ना क्वालिफाइंग कामों में, आपने इन्हीं लोन्स को क्वालिफाइंग कामों में यूज किया है ना। हाँ, तो एक्चुअल इंटरेस्ट से कभी भी ज्यादा कैपिटलाइज नहीं कर लेना, ये नहीं हो सकता। तो ये जो कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट का अमाउंट आ रहा है ना, ये कभी एक्चुअल इंटरेस्ट जो 19.6 था ना उसको कभी क्रॉस नहीं कर सकता, उससे आगे नहीं बढ़ सकता, वरना तो गलती की आपने। मैं रिपीट कर रहा हूं बेटा, इस बार भी अगर आप देखो तो कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट थी 3.43 और एक्चुअल इंटरेस्ट था 19.6। तो टोटल लोन में से, टोटल 200 मिलियन में से कुछ पैसा क्वालिफाइंग कामों में लगा रहे हो ना, तो टोटल लोन का इंटरेस्ट हमेशा ज्यादा होगा और क्वालिफाइंग क्वालिफाइंग कामों पे जो कैपिटलाइज हुआ है वो कम होगा। क्वालिफाइंग कामों पर, क्वालिफाइंग कामों पर जो यूज हुआ है वो कम है, तो उसका अमाउंट कम आएगा ना कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट। तो उसने यही तो बोला है कि कैपिटलाइज बोरिंग कॉस्ट जैसे इस बार 3.43 है ना, वो हमेशा उस 19.6 से यानी एक्चुअल इंटरेस्ट से कम ही होगी, या अगर बहुत हो गई तो उसके बराबर हो सकती है, उससे ज्यादा थोड़ी हो सकती है, वरना तो तुमने अपना इक्विटी का पैसा भी यूज कर लिया है, वरना तो तुम अपने इक्विटी के पैसे पे भी इंटरेस्ट कैपिटलाइज कर रहे हो, तुम फ्रॉड कर रहे हो, वरना तो सोचो। अब एक सवाल करो और फिर आराम से सो जाओ यार, अल्लाह का नाम लेके जाओ। एक सवाल करो बस। ये लो, 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 सवाल नजर आ रहा है? सवाल नजर आ रहा है भाइयों? ये सवाल कर दो जल्दी। ये जनरल बोरिंग का सवाल है। बेटा करो, ये सवाल करो। आके बेटा सुधर जाओ। ये सवाल करें प्लीज।
आंसर दो भाई। बेटा जरा क्वेश्चन करके दे दो भाई, ये बच्चों वाला सवाल है यार, जनरल बोरिंग पे। चलो मैं तुम्हें इंटरेस्ट एवरेज रेट पहले निकाल देता हूँ। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट, नीचे 15 और ऊपर 15 का 9% प्लस 24 और ऊपर 24 का 11% इंटू 100। सही है भाई। 15 का 0.09 कितना होता है? 1.35 प्लस 24 इंटू 0.11, 3.99, 10.23% आया है। वेटेड एवरेज कैपिटलाइजेशन रेट 10.23% आया। हाँ भाई जवानों, जवानों 10.23% आ गया। सही। अब सुनो भाई, कब कब कितना कितना पैसा लगा है। आपका पूरा साल दिसंबर में एंड हो रहा है, ये देखो आपका अकाउंटिंग पीरियड एंड हो रहा है 1 जनवरी से लेके, ये देखो 31 दिसंबर। पहली बार आपने पैसे कब लगाए देखें? आपने पहली बार पैसे लगाए 1 अप्रैल को। 1 अप्रैल को लगाए, यहां लगाए 1 अप्रैल को। तो जो पैसा आपने 1 अप्रैल को लगाया वो 9 महीने के लिए लगाया है। जो पैसा आपने 1 अप्रैल को लगाया वो 9 महीने के लिए लगाया। देखें कैपिटलाइज्ड बोरोइंग कॉस्ट, बोरोइंग कॉस्ट, ये देखो कितने लगाए थे पैसे? 6 मिलियन लगाए थे। 6 मल्टीप्लाई बाय 10.23% इंटू, बताओ 1 अप्रैल को जो पैसा लगाया 9 महीने के लिए लगा दिया, इंटू 9/12 ब्रैकेट क्लोज, प्लस मजीद पैसा कितना लगाया है 1 अगस्त को और लगाए। 1 अगस्त को आपने और पैसे लगाए कितने? 2 मिलियन। यहां लगाए 2 मिलियन। तो बताओ अगस्त से गिनो, अगस्त सितंबर अक्टूबर नवंबर और दिसंबर, 5 महीने। 5 महीने भाई, बड़े तेज जा रहे हो बेटा व्हाट्सएप पे, व्हाट्सएप पे बड़े तेज जा रहे हो, खिंचाई कर दूंगा तुम सबकी। 2 मिलियन कितना है? 2 मिलियन इंटू 10.23% इंटू 5/12। चलो भाइयों भाइयों प्यारे प्यारे बच्चों, ये तुम्हारी कैपिटलाइज बोरोइंग कॉस्ट आ गई। कितनी आई भाई? किसी ने आंसर निकाला है? बताओ आंसर बताओ। पॉइंट कितना आया? 545, यही है। देख लो बेटा यही है 0.545, शायद यही है। हाँ भाई आंसर है। वाह यार तुम लोग आंसर आ गए, तो होशियार हो गए तुम लोग। भाई तुम लोग होशियार हो गए यार। रात देखो तुम लोग रात के राही हो। तुम लोग रात को पढ़ रहे हो, तुम्हारा मीटर ऑन है। तुम लोग दिन में पढ़ते हो, दिन में पढ़ते हो तुम लोग, यकीन करो तुम लोग बिगड़ जाते हो। अभी रात में तुम यार चिल माहौल में पढ़ रहे हो, डिनर शिनर कर लिया तुमने, मुर्गे खाए अभी। और अब जरा एक चीज सोचो यार, तुम लोग अभी यार इस ये बिल्कुल थका हुआ आई है से, बताओ बड़ा साइड बोर्ड आई है, सही है। अगर इसके लिए एक पूरी क्लास लगाता ना, अपने 1.5 घंटा जाया हो जाता वहां। तो ये उस 1.5 घंटे में हम और काम भी कर सकते हैं, सोचो। तो अब थोड़ा सा तुम लोगों ने कुर्बानी दी, और टेक्नोलॉजी कितनी जबरदस्त है, अब रिकॉर्डिंग भी हो गई। अभी आधी से ज्यादा क्लास कल ये इसको आराम से रिकॉर्डिंग में सुन लेगी, जिसको जब सुनना है सुन ले। ठीक है, लिख लिया भाई कि सबसे हो गया था? गेम समझ गए? मैं इस फाइल को पीडीएफ में कन्वर्ट करता हूं और मैं व्हाट्सएप पे डाल देता हूं, तो फिर तुम वहीं से एक्सेस मार लो। ठीक है,
और यार एक आखिरी बात बता दूं, तुम सबको ग्रैंड नाइट में आना है भाई, बोल दिया है तुम लोग ग्रैंड नाइट के, तुम लोग के पासेस ले लिए हैं मैंने, पेमेंट दे के उठा लेना वहां से, ठीक है यार। इंस्टीट्यूट का इवेंट है, कभी कभार ही होता है और बहुत मजा आ रहा है। अभी बात उसमें इनाम घर वगैरह सब है, अभी जुनैद जमशेद वालों से ही बात हुई है तो उनकी तरफ से भी गिफ्ट्स आ रहे हैं, तो बहुत अच्छा फन होता है और बहुत सारे फिल्म स्टार्स और सब बहुत कुछ बड़े बड़े लोग आ रहे हैं, ऑडिट फर्म के पार्टनर्स। तो एक बड़ा इवेंट है भाई, आप लोगों ने मिस नहीं करना किसी ने भी। चलो आराम से सो जाओ, अल्लाह का नाम लो। बाय बाय, टाटा, अल्लाह हाफिज।